हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 2 प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, मानव में पोषण कैसे होता है, मानव में पाचन के कौन कौन से भाग होते हैं, या जो घास खाने वाले जंतु है रोमन थी उनमें भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, या एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है, उसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी जो जंतु है ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। आप कुछ कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक सह घटक हैं। स्मरण करें, उन्हें नाम दीजिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा है, प्रोटीन और खनिज। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ सह घटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। देखो, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम या विधि को हम पाचन कहते हैं। देखो, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है। जैसे भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे मधुमक्खी एवं ममर पक्षी, हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। क्रियाकलाप 2.1 सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के पाचन एवं पोषण प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। अपने देखो, आहार की कौन कौन सी, छीलना, चबाना, काटना, वेदन, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी या चूषण है। ठीक है, अब देखो अद्भुत सत्य। देखो, एक कि स्टारफिश जो तारा मछली है वो क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के जो कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है और कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल जो भागों को खाती है और आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। प्रेक्षण सारणी 2.0 में लिखे गए आपने देखा कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनमें जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। सबसे पहले देखो, मानव में पाचन, मनुष्य में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो इसमें देखो, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे हम पचाते हैं तथा फिर उनका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। भोजन हम सतत नली से गुजरता है जो मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे मुख्य गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, सुदांत, छोटी आंत, वह दांत, बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा मल द्वार या गुदा। तो देखो, सतत नली के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। तो देखो, मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, सुदांत, छोटी आंत, वह दांत, बड़ी आंत और मल द्वार या गुदा। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं और जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का भी क्रमिक रूप से होता रहता है और आमाशय की आंतरिक भित्ति, सुदांत तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत और आमाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदलने के लिए देते हैं। आहार नाल एवं समर्थ ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। देखो देखो, मनुष्य का जो मुख गुहिका है, देखो मुख वाला भाग ये क्या कहलाता है, मुख गुहिका है। ये जो है इसमें लाला ग्रंथि लार के नीचे, जीभ के नीचे पाई जाती है। ग्रसिका, ग्रास नली, जिसका कार्य भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाना। ये भाग जो आमाशय है, ये जो यकृत जिसमें पित्त का निर्माण होता है और पित्ताशय में पित्त का जो संग्रहण होता है। और ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, जो इसके बाद ये सुदांत, छोटी आंत, इसके बाद ये वह दांत, बड़ी आंत और ये मलाशय जिसमें अपशिष्ट पदार्थ का संग्रहण होता है और गुदा द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए हम
जानने की आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। सबसे पहले देखो मुख या मुख्य गुहिका। देखो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो देखो आहार को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गतिका या सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्रियाकलाप 2.2 हमने अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपने तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेव अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने करना दसना के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, भेदन और फाड़ने के काम आते हैं। उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने और पीसने के काम आते हैं। अपने प्रेक्षण सारणी 2.2 में लिखिए। देखो सबसे आगे के जो 4 दांत है वो क्या कहलाते हैं, दांत कृतनक जो काटने के काम आते हैं। पीछे उसके आगे के 2 भाग जो होते हैं 2 दांत वो कहलाते हैं रजनक। और पीछे के जो 2 दांत है उसे अग्रचौनक और पीछे के 3 दांत 6 दांत ये होते हैं चौनक। इनका काम पीसने का, इनका काम रोटी को टुकड़े को तोड़ने का होता है। अब देखो हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लाला रस स्त्रावित करती है। देखो मुख में जो लार ग्रंथि है उसका कार्य क्या होता है, मुख्य रूप से लाल रस का स्त्रावन करना। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका हम पता लगाइए। दांतों के प्रकार और उनके कार्य के आधार पर देखो कृतनक एवं दंशक दांत कितने होते हैं। तो देखो निचले जबड़े में 4 दांत, ऊपरी जबड़े में भी इनकी संख्या 4, टोटल कितनी 8 हो गई। और चीरने एवं फाड़ने वाले तो 2 दांत, रजनक दांतों की संख्या निचले जबड़े में 2, ऊपरी जबड़े में 2, टोटल हो गई 4। और चबाने और पीसने के दांत तो निचले जबड़े में इनकी 2, 2, 4 और 6, 10 और ऊपरी जबड़े में भी 10। तो टोटल अपने 8, 4 और 20 कितने हो जाएंगे, 32 दांत होते हैं। अब देखो दूध के दांत और स्थायी दांत क्या होता है। आप याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे और हमारे दांतों का प्रथम शैशव काल शिशु अवस्था में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। 8 वर्ष तक जो लगभग जो दांत है शिशु काल से लेके वो 8 साल तक चलते हैं और उसके बाद ये दांत गिर जाते हैं। तो इन दांतों को हम क्या कहते हैं, दूध के दांत। और इनके बाद जो दांत आते हैं वो सब दांत क्या आते हैं, दूसरे प्रकार के दांतों को हम स्थायी दांत कहते हैं और ये हमारे जीवन पर्यंत तक चलते रहते हैं। और सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन काल में रहते हैं तथा वृद्धावस्था में ये गिरने लग जाते हैं। ठीक है। अब देखो क्रियाफल 2.3 2 परख लीजिए और ए और बी चिन्हित कीजिए। परख नली 1 में 1 चम्मच उबले चावल डालिए और 1 चम्मच उस उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा उसे दूसरी परख नली बी में लीजिए। अब दोनों परख नलियों में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। उबला हुआ चावल है, इसमें जल और इसमें आयोडीन है, 1-2 बूंद डालिए। चबाए और वो चावल और इसमें जो सीधा जो उबाला गया चावल डाल के उनमें आयोडीन के जैसे बूंदे डालेंगे तो क्या होता है कि आप परख नली ए और बी में क्या अंतर देखते हैं। परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है, परिणामों की चर्चा अपने मित्र एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस जो लार द्वारा स्रावित होता है चावल के मंड को शर्करा में बदलने में सहायता करता है। तो इसका मतलब जो चावल है जो मंड का पाचन है वो कहाँ से हो जाता है, लाल मुख के द्वारा, जिसमें लार द्वारा स्रावित होने के कारण, और इसका रंग में परिवर्तन हो रहा है। अब देखो जीभ क्या है। जीभ एक मार्शल पेशी अंग है जो पीछे की और मुख्य गुहिका के अधर तक से जुड़ी होती है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य का ज्ञात था। हम बोलने के लिए भी जीभ का उपयोग करते हैं। इसे अतिरिक्त यह भोजन के लार को मिलाने का, भोजन के साथ तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है, इनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। अब देखो ये जो स्वाद कनिकाएं हैं और अलग अलग जो जीभ के भाग है वहाँ पे हमें अलग अलग स्वाद का पता लगाने में सहायता करती है। ठीक है। अब देखो मीठा और दंत से दांतों का खराब होना, इसमें क्या संबंध है। देखो सामान्यतः हमारे मुख में क्या जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल विमोचित करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है अध्याय 4 में देखिए। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं। क्रिया चित्र 2.5 में इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपयोग न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी, मिठाई और अन्य पदार्थ दांत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश तथा दातुन करना चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली तथा बिना धुली वस्तु भी नहीं डालनी चाहिए। अब देखो क्रियाकलाप 2.4 निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, शक्कर का, नमक का विलयन, नींबू का और नीम की पत्ती या करेले का रस। अपने किसी मित्र को आंखें पर पट्टी बांधकर उसके अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। चित्र 2.6 में दिए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की एक दो बूंद रखिए। विलयन रखने के लिए दांत को रेदने की सीख का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को उन
विलियनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलियन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन अनुभव उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराइए। भोजन नली या ग्रसिका। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है और ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है और ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से सिकुड़ने से भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। कभी कभी हम आमाशय से खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन उल्टी द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। जीभ, ग्रसिका, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा जे के आकार की आकृति होती है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक और ग्रास ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्धांत्र में खुलता है। देखो, कभी कभी जब आप जल्दी खाते हैं तथा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है। यह घटना अनुभव होता है कि यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है और श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसिका में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निकालने के समय यह मार्शल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक देती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है और खांसी उठती है। आमाशय के आंतरिक सतह अस्तर श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस स्थापित करते हैं। श्लेष्म आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करने में सहायता करते हैं। शुद्धांत्र या छोटी आंत। देखो, शुद्धांत्र या छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी कुंडलित समान नलिका होती है और यह यकृत और अग्नाशय से स्रावी रस स्रावन प्राप्त करती है और इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत क्या है? गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी दाहिनी दक्षिण ओर स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके द्वारा पित्त रस का स्रावन होता है और पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है और पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इसके द्वारा अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की प्रक्रिया करते हैं और पाचन या उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं। और आंशिक रूप से पचा भोजन शुद्धांत्र के निचले भाग में चला जाता है जहां आंत पाचक क्रिया को पूर्ण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जल शर्करा और जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित होती है। अब देखो, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हुआ और गोली वृक्ष छाती जिसे क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय के एक छिद्र हो गया और उसे विलियम व्यूमार्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति न बंद कर सका। उसके छिद्र को पट्टी से ढक दिया गया। व्यूमार्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। व्यूमार्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था और इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय शुद्धांत्र में तब खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। देखो, एलेक्सिस सेंट मार्टिन के एक सैनिक था और जिसके जो आमाशय के अंदर जो एक गोली लगी और उस भाग को जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उस भाग से एक विलक्षण या विचित्र घटना देखी कि जो भोजन का मंथन है वो कहाँ हो रहा है? आमाशय में। और मंथन जब उसका पूरा पाचन होता था उसके बाद ही कि ये जो आमाशय का भाग है वो शुद्धांत्र में खुलता था या भोजन आगे तभी जाता था जब पूरी तरह से भोजन का पाचन जब आमाशय में हो जाता। तो ये घटना विचित्र घटना सबसे पहले विलियम व्यूमार्ट ने, जो एक सैनिक चिकित्सक था अमेरिकी, उसने देखी थी। अब देखो, शुद्धांत्र में जो भोजन के पाचन के बाद अवशोषण कैसे होता है। देखो, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्धांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिनियों में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। शुद्धांत्र की देखो, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्धांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। शुद्धांत्र की आंतरिक भित्ति पर क्या है? अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत में क्या भूमिका है? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है।
अवशोषित पदार्थ का हस्तांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। देखो स्वांगीकरण किसे कहते हैं? जो जटिल पदार्थ हैं उनको बनाने में, जैसे अवशोषित पदार्थ का हस्तांतरण कहाँ होता है? रुधिर वाहिनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, और जहाँ इन पदार्थों का उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। अब देखो, कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाई एवं जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है तथा अवशोषण नहीं होता है, वह दांत में भेज दिया जाता है। वह दांत या बड़ी आंत, वह दांत शुद्धांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है, और यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? लवण और जल का अवशोषण करना होता है, और जो बचा हुआ जो अपचित भाग है उसको मलाशय में चला जाता है, जिसे अर्ध ठोस रूप में रहता है, और समय समय पर इस पदार्थ का क्या हो जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। निष्कासन किसे कहते हैं? जो मलाशय से अर्ध ठोस अपचित भाग को गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकालना, मल को बाहर निकालना, इसे हम क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने मानव में जो पाचन है, जहाँ से भोजन का अंतःग्रहण जो मुख्य गुहिका द्वारा किया, उसके बाद हमने उसका ग्रास नली से संकुचन द्वारा भोजन कहाँ पहुँच गया? आमाशय में, आमाशय में भोजन का पाचन हुआ। पाचन के बाद ये भोजन कहाँ चला गया? शुद्धांत्र में। शुद्धांत्र से इस भोजन में रुधिर वाहिनियों में, इसमें अवशोषण द्वारा जो है मुख्य पोषक तत्व पहुँच गए रुधिर में। उसके बाद जो अपचित या जल या खनिज लवण का अवशोषण कहाँ हुआ? वह दांत, बड़ी आंत में, और जो अपचित भाग था और जो अर्ध ठोस पदार्थ था वो मलाशय में एकत्रित हो गया, और वहाँ से समय समय पर इस पदार्थों को शरीर से बाहर गुदा द्वारा निष्कासित कर दिया गया। अब देखो, घास खाने वाले जो जंतुओं में उसमें पाचन कैसे होता है? तो देखो, क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खाना न खा रहे हो, और वास्तव में वे पहले घास को जल्दी से जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, और इस भाग को हम क्या कहते हैं? रुमेन या प्रथम आमाशय कहते हैं। और रुमिनेंट में आमाशय 4 भागों में होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे हम जुगाल या कंठ कहते हैं। रुमेन जो प्रथम आमाशय, उसमें जो भोजन का आंशिक रूप से पाचन होता है और जिसे हम कंठ कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसके छोटे छोटे पिंड के टुकड़ों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं, जिसे वह चबाते हैं, और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? रोमंथ या जुगाली करना। और ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं? रूमिनेट या रोमंथी कहते हैं। अब देखो, घास में क्या सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। और किसी रूमिनेट अथवा रोमंथी पशु या हिरन आदि के रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, और बहुत से जंतु मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। तो उसका कारण क्या है? जो भी घास खाने वाले जंतु हैं उनमें क्या है? जीवाणु पाए जाते हैं जो अर्धनाल में होते हैं, जिसके कारण ये इसका पाचन कर पाते हैं। देखो, जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश और आदि में सुदांत और बृहदांत के बीच में एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अर्धनाल कहते हैं। और भोजन के सेल्यूलोज का पाचन कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य में इस आहार नाल की क्या होती है? अनुपस्थिति के कारण मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में हमने पढ़ा है जिसमें क्या पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे कुछ सूक्ष्म जीव प्राणी हैं जिनके ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतःग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं? तो आप भोजन का अंतःग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करने वाले हैं। तो एक कोशिकीय जीव जिसका नाम है अमीबा में स्वभरण या पाचन कैसे होता है? तो देखो, अमीबा क्या है? जलाशय में रहने वाला एक कोशिकीय जीव है। और अमीबा की कोशिका क्या है? एक ही कोशिका झिल्ली होती है, और एक सघन केंद्र और एक कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रबद्ध निकले रहते हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? पादाप कहते हैं। तो देखो, एक या एक से अधिक क्या अंगुली के समान प्रबद्ध निकला रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पादाप या कृत्रिम पाँव कहते हैं, और जो उन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादा विकसित करने, उससे निगलना लेता है, और खाद्य पदार्थ उसी खाद्य दानी में फंस जाते हैं। ठीक है, ये देखो कोशिका अमीबा की है। इसमें देखो, ये जो बीच में जो सेंटर में एक संरचना पाई जा रही है उसे हम केंद्र कहते हैं। ये बाहरी जो झिल्ली है इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, और बीच में जो जेली जैसी संरचना है, जो जाल जैसे जेली जैसे पदार्थ है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। अब देखो, ये जो उभरी हुई संरचना है पादाप, इन्हें हम पादाप कहते हैं, और इन्हीं के द्वारा क्या है? जो भोजन के कणों को वो क्या करते हैं? शरीर के अंदर अंतःग्रहण करते हैं। फिर इसी खाद्य दानी के अंदर क्या होता है? पाचक रसों का स्त्रावन होता है, और पाचक रस का स्त्रावन से भोजन का पाचन होता है। उसमें से जो पोषक तत्वों का अवशोषण किसमें कर लिया जाता है? इसमें कोशिका द्रव में। और फिर जो अपचित पदार्थ जो जिसका पाचन नहीं हो पाता, वो खाद्य कणों को फिर क्या है? इसी खाद्य दानी द्वारा फिर कोशिका झिल्ली के पास लाया जाता है, और इन्हीं पादाप के द्वारा इनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार जो कोशिका जिसमें अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है? इन्हीं खाद्य दानियों के अंदर होता है। देखो, खाद्य दानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं, और ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं, और पाचक पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि के लिए, रख रखाव एवं उसकी गुणन वृद्धि के लिए भी क्या होते हैं? उपयोग किए जाते हैं। और बिना पचा अपशिष्ट खाद्य पदार्थ खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। और अगले अध्याय में आप आंत द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ का शरीर के अन्य पदार्थों में स्थानांतर के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इस पार्ट में हमने क्या सीखा है? तो देखो, जंतु पोषण
में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतःकरण की विधियां एवं शरीर के में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार, नाल तथा स्रावित ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें मुख्य गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, शुद्धांत्र, वहदांत्र जो मलाशय में समाप्त होती हैं तथा गुदा सम्मिलित है। और पाचक रस स्रावित करने वाली जो मुख्य ग्रंथियां हैं जैसे लाला ग्रंथि, यकृत है, अग्नाशय है, आमाशय की भित्ति एवं शुद्धांत्र की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती हैं। देखो, विभिन्न जीवों में भोजन अंतःग्रहण करने की विधियों भी भिन्न भिन्न है। जैसे पोषक एक जटिल प्रक्रम है जिसमें क्या अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन है। मंड जैसे जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है और प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। और यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावण, शुद्धांत्र की भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन शुद्धांत्र में पूरा हो जाता है। और जल और कुछ लवण वह दांत बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और बिना पचा अपशिष्ट जिसका अवशोषण नहीं होता है मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखो, घास खाने वाले जंतु जैसे गाय, भैंस, हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी या रूमिनेट कहलाते हैं। वे पत्तियों द्वारा अंतःग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण पादप की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य दानी में होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे अध्याय नंबर 2 प्राणियों में पोषण समाप्त हो गया। अगले वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।